हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं वन बाय वन। हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ्स ज्योग्राफी की बुक हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर दिया है। और चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है वो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स है। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, जिसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। प्रशस्तीस और प्रशस्तीस हमें क्या क्या बताती हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हमने प्रशस्ति के द्वारा देखा था। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हमें क्या बताती है कि वो एक वॉरियर था, वो एक किंग था जिसने बहुत सारी बैटल्स जीती थी। इसके अलावा हमने प्रशस्ति में किस तरह से तारीफ करी जाती है एक राजा की, वो उसका हमने वर्णन देखा था। समुद्रगुप्त ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी अपने आसपास की, जो प्रशस्ति हमें जो मिलती है उसकी बेसिकली उस प्रशस्ति के हिसाब से हमें एक मैप बनाया था। और मैप में हमने 4 चीज़ें समझने की कोशिश करी थी। एक रूलर्स थे हमारे आर्यव्रत के, एक रूलर्स हमें देखने को मिले थे दक्षिणापथ के, कुछ हमें इनर सर्कल में अपने नेबरिंग स्टेट्स मिले थे पड़ोसी, और कुछ हमें जो है वो आउटलाइन एरियाज़ में देखने को मिला था एम्पायर। और ये सारी चीज़ें, ये सारी पॉलिसीज़ थी समुद्रगुप्त ने जो फ्रेम करी थी। इसके बाद हमने एक मैप भी देखा था, मैप के ज़रिए से हमने समझने की कोशिश करी थी उन 4 जगहों के बारे में। हमने जीनोलॉजीज पढ़ी थी। जीनोलॉजीज का मतलब था एक लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, यानी कि उनके पूर्वजों का पूरा एक लिस्ट बनकर आया था, जिसमें हम समुद्रगुप्ता के एम्पायर की स्टार्टिंग से लेके जहाँ पे जहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी गुप्त से, उसके बाद फिर घटोत्कच आए थे, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त आए थे, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद में उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय आया था। तो ये हमने जीनोलॉजी समझी थी। और हमने ये भी समझा था कि जो चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने अपने आप को महाराजाधिराज के टाइटल से नवाजा था खुद ही, जबकि इनके जो दादा परदादा थे उन्होंने अपने आप को सिर्फ महाराजा ही कंसिडर किया था। ये हमने देखा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हर्षवर्धना की डायनेस्टी पे चले गए थे, जो कि पुष्यभूति कही जाए या वर्धना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हमने उस चीज़ को भी समझा था। और हमने यहाँ पर भी इनकी जीनोलॉजी को समझने की कोशिश करी थी। हमारा ये विक्रम संवत वाला टॉपिक रह गया था, इसको हम अभी कवर कर लेंगे। इसके साथ ही हमने काफ़ी कुछ देख लिया था कि कैसे अटैक हुआ था, किस तरीके से हर्षा ने जो है वो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल लेने के बाद उसके बाद फिर वो नर्मदा क्रॉस करके डेक्कन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर उनको चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशन 2 ने रोक दिया था। हमने ये वीडियो यहीं तक पढ़ लिया था। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना पल्लवा, चालुक्य एंड पुलकेशंस की प्रशस्ति से। इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमारा ये टॉपिक रह गया था विक्रम संवत का, इसको हम देख लेते हैं कि जो ये एरा है विक्रम, देखिए बेसिकली क्या चीज़ है, जो हिंदुइज्म में जो एक कैलेंडर चलता है कि विक्रम संवत नाम से कैलेंडर चलता है, वो विक्रम संवत कैलेंडर जो है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है। तो एरा जो बिगन हुआ था यहाँ पर 58 BCE में हुआ था, जिसे हम BC बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। तो यानी कि 58 BCE में ये ट्रेडिशनली जो कि एसोसिएटेड था गुप्ता किंग से, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से, यानी समुद्रगुप्त का जो बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसी से ये एसोसिएटेड है, जिसने हु हैड फाउंडेड इट एज अ विक्ट्री ओवर द शाकाज, जिन्होंने चंद्रगुप्त ने जो था वो शाकाज के ऊपर जब विक्ट्री इन्होंने ली थी, जब जीते थे ये शाकाज से, तो इन्होंने अपने लिए जो है वो एक टाइटल एज्यूम करा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य से ही जो है ये हमारा टर्म निकल कर आता है विक्रम, जिसे विक्रम संवत नाम से जो है वो स्टार्ट करा गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल टर्म नहीं है। अब हम देखते हैं टॉपिक अपना कि जो पल्लवा थे, चालुक्य थे और पुलकेशन थे, इनकी प्रशस्ति के द्वारा हमें क्या क्या पता चलता है कि पल्लवा और चालुक्य के रीजन को आपने बखूबी देख लिया था पीछे। ये पल्लवा का रीजन जो था वो कांचीपुरम का था, और चालुक्य का जो रीजन था वो ऐहोल था। काफ़ी दोनों में टकराव भी हुआ करते थे। ठीक है, तो यहीं पे मिलता है कि पल्लवा और चालुक्य जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में। ठीक है, इस पीरियड में मतलब कहने का हर्षवर्धन जहाँ पर पूरा आपका ये नदन रीजन को जो है वो कॉन्कर करे हुए बैठे थे, वहीं उसी टाइम पीरियड में सदर्न पार्ट में पल्लवास और चालुक्य का डायनेस्टी रन कर रही थी। जो किंगडम थी पल्लवास की, वो रीजन कैप्चर करे हुए थे कहाँ तक का, कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक। अगर हम इसको मैप में दोबारा समझने की कोशिश करें, या समझने की कोशिश नहीं समझने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पल्लवा का रीजन है कांचीपुरम का। और मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको जूम करता हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये पुहार का रीजन दिख रहा है। ये पुहार का रीजन के बेसिकली पास में जो है ना, ये आपका कावेरी डेल्टा है ये वाला। तो इस पल्लवा रीजन कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक का जो भी रीजन था वो
एक्वायर किए हुए थे कौन? पल्लवा किंगडम। पल्लवा किंगडम उस रीजन को एक्वायर करे हुए थे। वहीं चालुक्य रीजन का जो सेंटर था वो रायचूर दोआब था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में आता है। अब कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर कौन सी हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये है चालुक्य का रीजन। चालुक्य का जो रीजन है वो बेसिकली दो रिवर के बीच में आता है, जिसे कहा जाता है रायचूर दोआब। दोआब क्षेत्र वो होता है जो दो नदियों के बीच का इलाका होता है। दो नदियों के बीच का जो इलाका होता है वो होता है आपका दोआब क्षेत्र। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, इसको जूम करता हूं, तो यहाँ पर आप ये दो नदियां देख रहे होंगे। एक नदी ये बहती हुई जा रही है और एक नदी ये जा रही है बहती हुई। तो ये दो नदियां जो हैं ये कृष्णा और तुंगभद्रा है, और इनके बीच का जो रीजन है, इनके बीच का जो ये रीजन है, इस रीजन पे जो थे वो चालुक्य राज करा करते थे। इस रीजन पे चालुक्य राज करा करते थे। तो यही वो रीजन था कि जहां पर चालुक्य का अपना किंगडम चलती थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐहोल जो कि कैपिटल थी चालुक्य की जो कैपिटल थी वो थी ऐहोल, जो अभी हमने देखी थी। वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थी और ये एक रिलीजियस सेंटर के तौर पर डेवलप हुई थी, और यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। पल्लवास और चालुक्य जो थे वो फ्रिक्वेंटली रेड करते थे एक दूसरे की कैपिटल्स पर, क्योंकि वो प्रॉस्पेरस थी। राजधानी में ही सारा तामझाम होता है किसी भी किंगडम का। आज भी अगर देखेंगे तो दिल्ली में जैसे इंडिया की और बाकी सारे जो कैपिटल्स हैं वो काफी हद तक डेवलप होते हैं। जैसे हम बात करें यूपी का लखनऊ, वो डेवलप है, ठीक है। बिहार का जो है वो पटना, वो काफी डेवलप है। ऐसे ही आपका मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो आपका काफी डेवलप होगा। तो जो कैपिटल सिटीज होती हैं वो काफी डेवलप होती हैं, और उस टाइम पे भी डेवलप थी। तो ये एक दूसरे की जो थी कैपिटल पर ही अटैक करा करते थे। बेस्ट नोन जो रूलर रहा है चालुक्य डायनेस्टी का जो बेस्ट रूलर रहा है वो है पुलकेशन II, जिसने हर्षवर्धन को डेक्कन एरिया में एंटर करने से रोका था। ठीक है, हमने पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा था। तो हमें उसकी प्रशस्ति से पता चलता है जो उसके कोर्ट पोएट ने लिखी थी रवि कीर्ति ने, यानी कि पुलकेशन II का जो दरबारी कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति, उसके द्वारा लिखी गई जो प्रशस्ति थी, उस समय पता चलता है पुलकेशन II के बारे में। ये बताती है कि उसके एंसेस्टर हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि उसके पुलकेशन के जनरेशन जो है फादर टू सन से आने वाली, उसके बारे में हमें उस प्रशस्ति से पता चलता है। और ये पता चलता है कि पुलकेशन को जो किंगडम मिली थी वो इवेंचुअली उसके फादर की तरफ से नहीं, अंकल की तरफ से ही मिली थी। हम अक्सर एंसेस्टर में जो जेनोलॉजी हम समझ से चले आए हैं कि फादर से बेटे के पास जाएगी, फिर उसके बाद उसके बेटे के पास जाएगी, फिर उसके बाद उसके बेटे के पास जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है कि यहाँ पर पुलकेशन को जो किंगडम मिली वो उसके अंकल के द्वारा मिली। ठीक है, अब रवि कीर्ति की जो प्रशस्ति हमें मिलती है उससे ये पता चलता है कि पुलकेशन ने जो था वो वेस्ट कोस्ट पे और ईस्ट कोस्ट पे एक लंबी लंबी जर्नियां स्टार्ट करी। ठीक है, बिसाइड ही चेक द एडवांसेस ऑफ द हर्षा ने जिस रीजन को एक्वायर करना चाहा था उस रीजन को भी उस पर उसकी नजर थी एक तरीके से। ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम, हर्षा मीन्स हैप्पीनेस। अब यहाँ पर जो था कि आपने देखा ना कि वो जो थे, जो भी प्रशस्ति लिखने वाले लोग हुआ करते थे वो काफी लर्नड हुआ करते थे और बेस्ट पोएट हुआ करते थे। तो जब बेस्ट पोएट हुआ करते थे तो उनके पोएम लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा यूनिक था। उसमें ये कह रहे हैं कि हर्षा, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, हर्ष कहते हैं ना, हर्ष है, हर्ष और उल्लास से मनाया जाता नहीं, हैप्पीनेस के साथ मनाया जाता है कोई त्यौहार। तो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट, हर्षा की डिफीट के बाद हर्षा की जो हर्षा थी वो खत्म हो गई थी। यानी हर्षा की जो हर्ष थी, हर्षा का जो एक उत्साह था, जो उसकी एक खुशी थी वो खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसको पुलकेशन II ने जो था वो डेक्कन एरिया में एंटर करने से रोक दिया था। पुलकेशन ऑल्सो अटैक द पल्लवा किंग, पुलकेशन ने जो था वो पल्लवा किंग पर भी अटैक करा था। पुलकेशन कहाँ पर? ये चालुक्य राजा से था। पुलकेशन ने यहाँ पर भी अटैक करा था। ये हम बखूबी देखते चले आए, अभी पीछे हमने पढ़ा था कि वो एक दूसरे की कैपिटल्स पर अटैक करा करते थे। हु टुक शेल्टर, पल्लवा किंग ने, जिसने शेल्टर ले ली दीवारों के पीछे ऑफ कांचीपुरम की। पल्लवा कहाँ थे? पल्लवा यहाँ थे। पल्लवा की कैपिटल की थी कांचीपुरम। कांचीपुरम में जो दीवारें थी उसके पीछे ये छुप गया पल्लवा किंग।
ठीक है। लेकिन बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन चालुक्य की जो विक्ट्री थी वो ज्यादा लंबी चली नहीं, ठीक है। दोनों ही जो पल्लवास थे और जो चालुक्यास थे, इनके बाद जो है वो कोई नया रूलर आ गया जिसका नाम था बिलोंग था, जो कि राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी के ये नए रूलर्स, ये नई डायनेस्टी जनरेट हो गई, जिसके बारे में हम आगे क्लास 7th की बुक्स में अपना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी निकल कर आती है कि चालुक्य के बारे में पता चलता है हमें, पल्लवास के बारे में पता चलता है प्रशस्तियों के द्वारा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमने ऊपर देखा था कि रवि कीर्ति ने जो इंस्क्रिप्शन जो प्रशस्ति लिखी हुई थी उसमें बताया था कि उसने पुलकेशन 2 ने जो था वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में जो है वह एक्सपेडिशन करी थी। तो कौन से अदर रूलर्स थे जिसने कोशिश करी थी कोस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की? हमने देखा था पीछे अभी मैप में, तो ये आपको जो रेड डॉट दिख रहे हैं, ये आपको जो रेड डॉट दिख रहे हैं, ये है दक्षिणापथ, एक कोस्टल रीजन यहाँ पर उन्होंने अटैक पे कंट्रोल कर रखा था। तो दक्षिणापथ के वो लोग भी रूलर भी थे जिन्होंने कोस्टल एरियाज पे थोड़ा सा कब्जा करके रख रखा था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये किंगडम्स एडमिनिस्टर होती थी, यहाँ पर कैसे प्रशासन काम करता था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, कैसे रूलिंग होती थी, इस चीज को हम समझेंगे। एज इन द केस ऑफ द अर्लियर किंग के केस में लैंड रेवेन्यू जो था वो एक इम्पॉर्टेंट था फॉर दीज रूलर्स। हमने बखूबी पढ़ा कि भाई लैंड रेवेन्यू आता था, टैक्सेस कलेक्ट करे जाते थे, तो लैंड रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट था उन रूलर्स के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए। और विलेज जो थे वो एक बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, विलेज को एडमिनिस्टर करना था, विलेज को ऊपर रूलिंग करनी थी, कंट्रोल करना था भाई विलेज के ऊपर, तो वो इम्पोर्टेंट रीजन रहा करते थे गांव। और लैंड रेवेन्यू जो था वो इम्पोर्टेंट सोर्स था उनका रेवेन्यू का। देयरफॉर सम न्यू डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिले, किंग्स ने जो था वो कई सारे स्टेप्स अडॉप्ट करे सपोर्ट पाने के लिए पुरुषों का, यानी कि सपोर्ट ऑफ मैन हुवर पावरफुल, यानी कि जो लोग भी पावरफुल थे, ताकतवर थे, जिनके पास जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वे जो थे स्ट्रांग थे, और ये कहीं सामाजिक तौर पर उनकी एक अपना एक दबदबा था, राजनीतिक तौर पर और मिलिट्री तौर पर उनकी जो भी एक अच्छी खासी की स्ट्रेंथ थी, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हर मुमकिन वो कोशिश करते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थी वो हेरिडिटरी थी, यानी आनुवांशिक थी। कहा जाए तो कि वो हेरिडिटरी का मतलब एक तरीके से कि बाप के बाद वो ओहदा मिल जाएगा बेटे को, तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हेरिडिटरी थी बहुत सी तरीके की। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि सन जो था वो सक्सीड करता था फादर को, यानी कि बेटा जो था वो बाप के बाद उसी गद्दी पर बैठ जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर जो हरिशेन था, हरिशेन के बारे में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था, हरिशेन के बारे में, जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में उनका कोर्ट का दरबारी था। आपको अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि हरिशेन, ये रहा आपका, ये समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिशेन नाम का। ये इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हरिशेन जो था ये महादंड नायक की इसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, और या फिर कहें कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, क्योंकि इसका फादर भी जो था वो महादंड नायक था या चीफ जुडिशियल ऑफिसर था। तो यानी उसके बाद उसके पिताजी के मरने के बाद हरिशेन को वो पोस्ट मिल गई, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि समटाइम्स कभी कभार एक पर्सन जो था वो कई सारे ऑफिस को हेल्ड करता था, यानी एक ऑफिस नहीं, उसके पास कई सारे ऑफिस थे कंट्रोल करने के लिए। एग्जाम्पल क्या दिया कि बिसाइड बीइंग महादंड नायिका, यानी कि हरिशेन महादंड नायिका होने के साथ साथ जो था हरिशेन वाज कुमार अमत्य था। इसका मतलब यानी एक इम्पोर्टेंट मंत्री भी था, और साथ ही साथ जो था ये संधि विग्राहिका था, संधि विग्राहक का मतलब क्या, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी था, यानी कि ये एक तरीके से युद्ध और शांति का एक मंत्री भी था। तो इसके पास तीन पोस्ट थी, एक महादंड नायिका, एक कुमार अमात्य और तीसरी संधि विग्रहिका, ठीक है। इसके साथ साथ आगे क्या कर रहे हैं, बिसाइड इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैन भी थे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, जैसे कि
नगरा श्रेष्ठी या चीफ बैंकर जिसे कहेंगे, या मर्चेंट ऑफ द सिटी, भाई पैसे वाले लोग हैं तो इनका भी एक अपना एक जो है वो इनको भी एक बोलने की एक आज़ादी होगी थोड़ी सी, कि भाई आप भी अपना सलाह मशवरा दे सकते हैं, आपके अंदर आपके पास भी अगर कोई राय मशवरा है तो आप उसे दे सकते हैं, क्यों भाई पैसे वाले हैं ना, तो पैसे वालों को ज़रूर इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, कहा जाए तो सरतवाहा, ये जो लीडर्स हुआ करते थे मर्चेंट कैरावान्स के, यानी जो बड़े बड़े कारवां चलते थे, उनका जो एक मर्चेंट का जो एक लीडर हुआ करता था, उसको भी एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो था वो एक मतलब सपोर्ट था, या उसको भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट समझा जाता था। कुछ थे प्रथमा कुलिका या कहेंगे चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ द कायस्ट एंड स्क्राइब्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जिनको भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो था इंपॉर्टेंट समझा जाता था, उनके भी राय मशवरे लिए जाते थे। तो ये दीज पॉलिसीज जो थी वो काफ़ी हद तक रीजनली इफेक्टिव रहीं। ऐसे लोगों को उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रख लिया, ऐसे लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रख लिया, और इससे उनकी पॉलिसीज काफ़ी हद तक इफेक्टिव रहीं। लेकिन बहुत जल्द ही और बाद में कुछ पावरफुल मैन जो थे वो स्ट्रांग एनफ हो गए टू सेटअप इंडिपेंडेंट किंगडम। अब इनमें से क्या हुआ भाई, जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे जब आप किसी को इम्पोर्टेंस दे जाओगे ना, तो वो उसके अंदर एक कहते ना कि एक आप किसी को ज़्यादा इज्जत देने लग जाओ ना, तो वो अकड़ में आ जाता है। तो वो वही अकड़ में एक तरीके से कहा जाता है कि वो कि इतनी अकड़ में थे कि थोड़ा बहुत की था कि जहाँ पर भी कंट्रोल अगर हुआ, किसी भी जगह से कंट्रोल अगर आपका लूज हुआ, तो वहीं पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। What do you think may have been the advantage and disadvantage of having hereditary officer? हेरिडिटरी ऑफिसर होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, ये आप खुद पता लगाइए। अभी हमने पीछे थोड़ा बहुत डिस्कस करा है कि किस तरीके से था हेरिडिटरी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर किस तरीके से कंट्रोल था, एक तरीके से इसके बारे में आप आंसर फाइंड आउट करिए। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि नई काइंड ऑफ आर्मी की सेटअप होने की बात हुई। देखिए राजा रजवाड़े हैं तो भाई आर्मी तो जरूर सेटअप होगी। आर्मी किस तरीके की थी ये भी हमने पीछे देखा था कि जो थे कि उसके पीछे हमने जब पढ़ा था हिस्ट्री में, तो ऐसे हमने राजा देखे थे कि जिनके बॉडीगार्ड वुमेन्स हुआ करती थी, आर्म्ड वुमेन्स हुआ करती थी, उनके पोशाक ही बेहतरीन हुआ करती थी, और जो था वो उनके सर पे एक सर्कल था पैरेट्स का, पैरेट्स जो थे वो उनके सर के ऊपर जो थे वो ठीक राउंड राउंड घूमा करते थे। तो वो इस तरीके की एक आर्मी पोशाक दिखाई, वो किंग का होता दिखाया गया। लेकिन आर्मी किस तरीके की हुआ करती थी इसके बारे में हमें पता चलेगा कि अर्लियर रूलर्स की तरह ही सम ऑफ द किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हुआ करती थी इनकी भी, जिसमें हाथी हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, कैवलरी मतलब यानी कि घुड़सवार जो घोड़े पे जो बैठते ना सैनिक, उनकी पूरी एक फौज होती जिसे कहते हैं कैवलरी, और फुट सोल्जर्स यानी पैदल चलने वाले सैनिक, ये थी। इसके साथ ही साथ मिलिट्री लीडर्स थे जो प्रोवाइड करते थे किंग्स को किंग्स विद ट्रूप वेन एवर ही नीडेड, यानी कि कुछ ऐसे मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे जो जरूरत पड़ने पर उनको सैनिक प्रोवाइड करते थे राजा को सैनिक प्रोवाइड करने वाले कुछ मिलिट्री लीडर्स थे जिनको हम सामंत एक तरीके से डिनोट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी नहीं, जब जरूरत है तब वो काम करेंगे और उसके एवज में उनको सैलरी दी जाएगी, कोई रेगुलर सैलरी नहीं है। ठीक है, जरूरत तब पड़ेगी जब युद्ध होगा, वरना जो उनकी रेगुलर आर्मी थी उसको तो मिलेगी सैलरी, लेकिन जो ये मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइड कराएंगे ना ट्रूप्स को, वो आपके रेगुलर सैलरी उनको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, इनमें से कुछ लोगों को जो है वो ग्रांट ऑफ लैंड भी दी जाती थी। वो रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू से, जो भी लैंड रेवेन्यू जनरेट होता है वो कलेक्ट करा, और उसको सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए और घोड़ों को मेंटेन करने के लिए उस रेवेन्यू को यूज करा जाता था। और या फिर अगर इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने वॉरफेयर के लिए तो वो उस लैंड रेवेन्यू से का इस्तेमाल करके सोल्जर्स को मेंटेन कर सकते थे, घोड़ों को मेंटेन कर सकते थे, लेने हैं घोड़े खरीदने हैं या क्या करना है जो भी है, और वॉरफेयर में जो भी इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो उस लैंड रेवेन्यू से इक्विपमेंट खरीद लिया करते थे। दीज मैन वर नोन एज सामंत, यानी वो मिलिट्री लीडर्स जो ट्रूप्स प्रोवाइड कराते थे उनको कहा जाता था सामंत। जब भी रूलर जो था वो वीक पड़ा, सामंत ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब वही चीज है ना, देखिए बात आ गई कि जब भी रूलर कमजोर पड़ा वहीं पर एक अलग भाग हो गया और वो इंडिपेंडेंट अपने आप को बना लिया। तो सामंत तो कोशिश करते थे इस तरीके की जहां पर भी रूलर कमजोर पड़ेगा वहां पर वो अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो सेटअप कर लेंगे, अपनी एक इंडिपेंडेंट अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेंगे एक तरीके से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं असेंबलीज इन दी सदर्न किंगडम। सदर्न किंगडम में देखिए
अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो पुलकेशन था, पुलकेशन 2, जिसने हर्षवर्धन को डेक्कन एरिया में एंटर करने से रोका था, तो वहीं पर हमने अभी मैप में पीछे देखा था कि जो ये चालुक्य थे और जो ये पल्लवास थे, ये सदर्न इंडिया में ज़्यादा थे। सदर्न इंडिया में इनका एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इनका कंट्रोल एक सदर्न इंडिया में ज़्यादा था। तो सदर्न इंडिया में कैसे किंगडम असेंबलीज थी, इसको देख लेते हैं। जो इंस्क्रिप्शन हैं ऑफ पल्लवा के मेंशन है अ लोकल नंबर ऑफ असेंबलीज। जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं पल्लवास के, वो मेंशन करते हैं लोकल असेंबलीज को, वो मेंशन करते हैं। पल्लवास के बारे में पता चलता है लोकल असेंबलीज के बारे में। उसमें इंक्लूड होते हैं सभा, जो कि एक असेंबली होती थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, यानी कि जो ब्राह्मण में जो हमने पढ़ी ना वर्ण की जो कैटेगरी थी, उनमें ब्राह्मण्स थे। उन ब्राह्मण्स में जो उनके पास जमीन थी, उनकी एक पूरी असेंबली हुआ करती थी, और वो असेंबली फंक्शन करती थी थ्रू सब कमेटीज में, जो देखती थी इरिगेशन के काम को, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के काम को, सड़कें बनानी है, लोकल टेम्पल्स बनने हैं, इस तरीके के काम को जो है वो सारी असेंबली देखा करती थी। द उर was a village assembly found in areas where the landowners were not ब्राह्मण, यानी कि उर जो थी वो गांव की एक सभा हुआ करती थी और इलाकों में पाई जाती थी जहां पर लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं थे। where the landowners were not ब्राह्मण, यानी वहां पर ब्राह्मण लैंड ओनर नहीं थे। मतलब जहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि जमीन, मतलब जमीनें थी लेकिन जमीन वाले जो लोग थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे। तो ऐसी जगह को जो है वो कहा जाता था उर, यानी एक ऐसी एक विलेज असेंबली जो एरिया में पाई जाती है जहाँ पे लैंड ओनर्स तो हैं लेकिन वो लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं हैं। वो लैंड ओनर जो ब्राह्मण्स नहीं हैं और वो विलेज असेंबली जहाँ पर पाई जाती है उसे कहा जाता है उर। एंड द नागराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और ये व्यापारियों की जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नगरम। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। ये असेंबलीज जो थी वो कंट्रोल होती थी किसके द्वारा? जो अमीर और जो ताकतवर जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जो मर्चेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा वो जगहें कंट्रोल होती थी। और कई सारी लोकल असेंबलीज जो थी वो फंक्शन करी, उन्होंने जो है वो सैकड़ों सालों तक उस जगह पर फंक्शन करा। उस जगह पर यानी कि जो उर वाली जो एरियाज हैं, जो विलेजेस एरियाज हैं, वहां पर उनका एक अच्छा खासा एक इन्फ्लुएंस रहा सैकड़ों सालों तक। सदर्न पार्ट की ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल्स जो किंगडम में थे। किंगडम में जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे, आम लोग, आम जनता जो थी, वो किंगडम्स में कैसी थी? वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज एंड अदर अकाउंट। ठीक है, हमें कुछ एक नजरिया मिलता है, एक हमें नजर में आती हैं छोटी मोटी चीजें, ओकेजनल हमें चमक मिलती है, ग्लिम्स मिलती है, छोटी सी झलक मिलती है लोगों की, आम लोगों की जिंदगी के बारे में। प्लेज के जरिए से, कुछ कार्यक्रम प्लेज होते थे, उनके जरिए से हमें कुछ एक झलक मिलती है, और कुछ अकाउंट्स जो लिखे गए हैं। कालिदास जो थे वो अपने प्ले के लिए बहुत ही मशहूर थे। वो जो प्ले जिस तरीके से वो डिपिक्ट करते थे लाइफ को, ना किंग्स के कोर्ट में किस तरीके से लाइफ होती थी, उसको वो बहुत प्रॉपर तरीके से जो है वो कालिदास एक्सप्लेन करते थे। एक इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्ले इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। उनके जो इंटरेस्टिंग फीचर था, उनका जो इंटरेस्टिंग फीचर था उनके प्ले का, वो ये था कि जो किंग थे और जो मोस्टली ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत बोलते हुए नजर आते थे। यानी संस्कृत का प्रचलन था, संस्कृत बोली जाती थी किंग्स के द्वारा और ब्राह्मण्स के द्वारा। जबकि जो वुमेन्स थी और जो मेन्स थे, अदर देन द किंग के अलावा जो मैन और वुमेन्स थे और जो ब्राह्मण्स थे वो प्राकृत यूज करते थे। यानी कालिदास ने जो भी प्ले दिखाए उसमें उन्होंने संस्कृत बोलने वाले राजा और ब्राह्मण्स को दिखाया, जबकि जो दूसरे थे यानी किंग के अलावा ऑर्डिनरी जो पीपल थे और ब्राह्मण्स के अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। उनका एक फेमस प्ले है कालिदास का जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि एक डिपिक्ट करता है कि स्टोरी को बिटवीन द किंग जिसका नाम था दुष्यंत और एक यंग वुमेन जिसका नाम था शकुंतला, इनके लव को जो है वो दिखाता है। एक अभिज्ञान शकुंतलम नाम का इनका एक फेमस प्ले कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें हमें इंटरेस्टिंग वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले।
और इस ही प्ले में जो है वो एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलता है, जो एक गरीब की जो दुख था, एक पुअर फिशरमैन था, यानी कि गरीब मछुआरा था, उसका जो भी दुख था, यानी उसकी जो प्लाइट थी, उसकी जो चिंता थी, उसका हमें पूरा एक वर्णन इसमें इस प्ले में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो है एक कहानी दे रखी है, इसको देख लेते हैं कि एक फिशरमैन को रिंग मिलती है, अंगूठी मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि एक फिशरमैन है जिसको एक प्रीशियस अंगूठी मिलती है, जिसको वो अंगूठी जो थी वो किंग ने, यानी दुष्यंत ने जो है वो शकुंतला को दी थी। किंग दुष्यंत ने एक अंगूठी शकुंतला को दी थी, और वो अंगूठी एक फिशरमैन यानी एक मछुआरे को मिल गई थी, बट विच ही हैड बीन एक्सीडेंटली सॉल्यूड बाय द फिश। जो दुष्यंत ने अंगूठी दी, अंगूठी जो थी वो शकुंतला को दी, शकुंतला के द्वारा वो अंगूठी कहीं खो गई, यानी किसी मछली के द्वारा जो है वो निगल ली गई। वो मछली के द्वारा जब मछुआरे ने वो मछली पकड़ी तो वो अंगूठी फिशरमैन के पास आ गई। जब वो महल में गया उस अंगूठी को दिखाने के लिए, तो गेटमैन ने जो है वो एक्यूज करा कि ये चोर है, और जो चीफ पुलिस ऑफिसर था वो काफी रूड भी था। उसे लगा भाई मछुआरे ने ये चोरी करी हुई, क्योंकि शकुंतला के पास से वो अंगूठी खो गई। किंग ने जो था वो किंग काफी खुश हुआ, किंग को काफी खुशी मिली उस रिंग को देखकर, और उसने जो था वो फिशरमैन को जो है वो रिवॉर्ड दिया। तब जो पुलिस ऑफिसर था और जो गेटमैन था, उसने डिसाइड किया कि जो उन दोनों ने डिसाइड करा कि जो रिवॉर्ड दिया है किंग ने उसे, उसको वो आधा आधा कर लेगा, एंड वेंट अलोंग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और उसके साथ वो चला गया एक ड्रिंक पीने के लिए। तो ये की छोटी सी स्टोरी नजर आती है हमें। डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कि अगर कोई पुअर मैन, अगर समथिंग उसे कुछ मिलता है और उसकी रिपोर्ट वो पुलिस को करता है, तो क्या वो इसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा जैसे पहले ट्रीट करा गया था? एक फेमस मैन का नाम बताएं जो हु टॉट इन प्राकृत एंड किंग हु इशूड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत। हिंट जो मिलेगा आपको चैप्टर 6 एंड 7 मिलेगा, तो आप उस चैप्टर में जाइए और वहां पे इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करिए। अब बात करते हैं आगे, एक चाइनीज पिलग्रिम की बात कर रहे हैं, फाजियांग की, जिसने नोटिस करी थी एक दुख मतलब एक प्लाइट, एक तरीके से वो कहते हैं एक ऐसी कंडीशन जो काफी चिंताजनक होती है, जहां पर लोगों को जो है यानी कि खासतौर पे अनटचेबल्स को ट्रीट करा जाता था, बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोगों के द्वारा और माइटी लोगों के द्वारा किस तरीके से ट्रीट करा जाता था, उसको वो बता रहे हैं। चाइनीज पिलग्रिम्स था फाजियांग जो था, तो इसने जो था वो काफी जो है वो एक बात बताई कि अनटचेबल्स जो थे उनको किस तरीके से, जो हाई कास्ट के लोग, ये जो माइटी लोग थे, जो एक ऊंचे दर्जे के लोग थे, वो किस तरीके से अनटचेबल्स को ट्रीट करते थे, इसके बारे में वो बताते हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो बताते हैं। उनको बेसिकली अनटचेबल्स को रहा करते थे शहर के बिल्कुल ही बाहर, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल शहर के दूर दराज के इलाकों में, शहर से बिल्कुल ही दूर। वो लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी या अनटचेबल वाला कोई आदमी अगर टाउन में या मार्केट प्लेस में एंटर करता था, तो वो जो था वो एक लकड़ी के टुकड़े को स्ट्राइक करता था, और जब वो स्ट्राइक करता था तो लोग समझ जाते थे कि कोई अनटचेबल आया है। तो मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए कि मैं अनटचेबल हूं, वो वुडन के एक पीस पर जो है वो स्ट्राइक करता था, और वो एक सिंबल था लोगों को बताने के लिए कि ये एक अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो लोग जो है वो अवेयर हो जाएं और हट जाएं, बिल्कुल उससे कहीं टच ना हो जाए, ताकि उनके साथ कहीं वो भी अनटचेबल ना हो जाए, या उनके कोई रिलीजन धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। बेसिकली हम यही वर्ड यूज करते हैं। तो लोग उसे हियर करते थे, पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स, मतलब उन्हें बखूबी पता था कि उनको बता दिया गया था कि अगर शहर में तुम एंटर कर रहे हो तो एक लकड़ी के टुकड़े पे तुम स्ट्राइक करोगे, ताकि लोग अवेयर हो जाएं तुम्हारी प्रेजेंस को लेके, तुम्हारे एंटर होने को लेके, और अवॉइड और उससे दूर हो जाएं, और उसको और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, और उसको मतलब दूर ही हो जाएं उससे, बिल्कुल उससे कहीं टच में ना आ जाएं। ठीक है। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बाणभट्ट जो है वो हमें बताते हैं, एक विविड पिक्चर बताते हैं भाई किंग्स किस तरीके से, किंग्स की एक आर्मी थी वो किस तरीके से मूव होती थी, शहर में किस तरीके से मूव होती थी, इसके बारे में बाणभट्ट बताते हैं। वो कहते हैं किंग्स की आर्मी के बारे में बता रहे हैं कि किंग जो थे वो ट्रैवल होते थे बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट के साथ, कई सारे उनके पास हथियार इक्विपमेंट हुआ करते थे, उसके साथ वो ट्रैवल करते थे शहर के अंदर। वेपन्स के साथ साथ उनके पास जो थी वो डेली यूजेस की चीजें हुआ करती थी, जैसे कि पॉट हो गए, पैंस हो गए, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टूल हो गए, फूड हो गया इंक्लूडिंग एनिमल्स सच एज गोट, रियर, रैबिट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कैरीड ऑन अ कार्ट एंड लोडेड ऑन टू पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड एलिफेंट।
यानी ऊँटों और हाथियों के ऊपर बहुत सारा सामान लाद के राजा जो था वो कई सारे इक्विपमेंट के साथ शहर में एंटर करता था। और एक ये ह्यूज आर्मी जो थी, इसके साथ ही साथ जो थे वो म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स थे, यानी कि जो नगाड़ा बजाने वाले होते हैं ना, बेसिकली क्या, जब ड्रम्स बजाते हैं, म्यूजिशियन ड्रम्स बजाते हैं, वो होते थे। और जो हॉर्न्स बजाते थे वो बड़े बड़े हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, वो बड़े बड़े से एकदम लंबे लंबे बेंड हुए हुए ट्रम्पेट्स और हॉर्न्स, उनके साथ जो था वो एंट्री होती थी किंग की। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्टिलिटी अलोंग द वे, विलेजर्स को थोड़ा रास्ता देना पड़ता था उनके एंटरिंग के लिए। और वो उनके साथ वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे, दही गुड़ हो गया या फूल हो गए, या जानवरों को से प्रोवाइडेड फॉडर्स फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए, मतलब उनके जो जानवर साथ में आते थे उनके लिए फॉडर आता था खाने पीने के, जैसे चारा वगैरह सारी चीज़ें विलेजर्स लेकर आते थे। वो कोशिश करते थे कि किंग से हम मिल सकें और अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और पिटिशन उसके सामने अपनी व्यथा बयान कर सकें कि भाई हम इन तकलीफ़ों में, हमारी ये समस्याएं हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए आते थे और साथ ही साथ जो है वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आते थे। आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, तो आर्मी जब चलती थी, जाहिर से बात है इतना सारा पूरा एक कारवा लेके चले आ रहे हैं, तो वो एक तरीके से मतलब कई सारी चीज़ें जो थी कभी कभार उसमें कुछ ना कुछ हद तक कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती थी, टूट जाती थी, एक डिस्ट्रक्शन होता था। एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पल डाउन द हट्स ऑफ द विलेजर्स, गाँव की झोपड़ियों, जो गाँव के जो लोग थे उनकी झोपड़ियाँ टूट जाया करती थी हाथियों के द्वारा। जो बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, योक्ड टू कार्वन्स ऑफ द मर्चेंट एंड रैन अवे स्कैर्ड बाय द ट्यूमल्ट, यानी कि पूरा एक जमावड़ा, कहते हैं धूल धाकड़ उड़ती हुई चली आ रही है वो एक तरीके से। तो वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। द होल वर्ल्ड वॉज स्वेल्ड अप इन द डस्ट, यानी कि पूरा जो एक एरिया हुआ करता था, वर्ल्ड मतलब पूरा जो एरिया हुआ करता था वो धूल मिट्टी में, यानी कारवा को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इतना लंबा कारवा चलते आता था कि सब तरफ धूल धाकड़ हो जाती थी। और उसी धूल धाकड़ में कहीं पर झोपड़ियाँ टूट गई किसी की, कहीं पर जो है वो ये पूरा कारवां जो है वो पूरा मर्चेंट का कारवां जो है वो एकदम भगदड़ सी मच गई। तो वो इस तरीके से बता रहे हैं कि किंग की आर्मी इस तरीके से आया करती थी। अब यहाँ पर सवाल आता है इसी में से कि वो सामानों की लिस्ट बताइए जो आर्मी के साथ सामान आया करता था वो, और व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग, किंग के लिए विलेजर्स क्या क्या सामान लेकर आया करते थे, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो इनके आंसर आप इसी बॉक्स में आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। चैप्टर यहाँ पर हो गया हमारा ख़त्म, और आ गया यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज, जिन्हें आपके करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन आंसर्स, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट दे रखी कि गुप्ता का पीरियड जो होता है वो करीब 1700 साल पहले स्टार्ट होता है, और हर्षवर्धन का जो रूल होता है वो 1400 साल पहले स्टार्ट होता है। यानी गुप्ता डायनेस्टी 1700 साल पहले, और रूल हर्षवर्धन का जो है वो 1400 साल पहले आता है। चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म हो गया, बस हिस्ट्री का एक चैप्टर बचा हुआ है, उसे भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ जल्द ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।